जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा है एमटीएस एग्जाम 2025 जो आज से 2-3 महीने बाद है। इसमें आपको एक्सेल कैसे करना है, आपको जॉब कैसे लेनी है, बस सिंपल सा फंडा ये है। कोई आपको जानकार नहीं बनना, कोई आपको अपने नाम की किताबें नहीं पब्लिश करनी। सिंपली यू हैव टू टेक अ जॉब। लेवल 1 की जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है 30,000-32,000 रुपये, ताकि आप आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। मैं थोड़ा सा मिथ भी ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब के ऊपर मिथ बहुत ज्यादा चलता है कि 60 लाख की भीड़ देख के फालतू की सब बातें आते रहती है ना, फिजूल के लोग। तो इसीलिए एसएससी ज्यादा बदनाम है। लोग कुछ भी उठ पटांग करते रहते हैं। 30 लाख देखो, 60 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं एमटीएस का। 30 लाख लोग एग्जाम में अपेयर करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऑफिशियल डेटा ये रहता है 30 लाख, 28 लाख, 20 लाख, 22 लाख, ठीक है। तो लेटेस्ट अज्यूम कि 30 लाख लोग अपेयर करते हैं और 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यार, ये ऐसा कौन सा चमत्कारी एग्जाम है कि मतलब 30 लाख लोग बैठ रहे हैं और 10,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं? तो क्या इतना टफ है? हो क्या रहा है इसमें एग्जैक्टली? आज आइए थोड़ा नजर डालते हैं इसके ऊपर। और मैं आपको बहुत ही सिंपली, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ हमेशा। तो थोड़ा सा मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ कि 2021 तक जो होता था, तो वो होता था 2021 में टीयर 2 भी होता था इसमें, और उसमें पेपर 2 लिखना रहता था आपको, और पेपर 1 की भी मेरिट में काउंट होता था इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट भी। सॉरी, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट भी काउंट होता था। लेकिन 2022 से क्या है ना, थोड़ी सी हवाएं बदल गई और इसमें मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है। तो कुछ एज मिलने लगी बच्चों को, जिन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग वीक है ना, तो वो लोग जीएस और इंग्लिश में बस इन्हीं दो पेपर में अच्छा करना है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन बोले तो 150 नंबर। 150 नंबर का पेपर होता है। 120 नंबर ऑन एन एवरेज कट ऑफ जाती है। 120 नंबर ले आए तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब ये 30 लाख, 40 लाख और ये 10,000 में सिलेक्शन, इन सब का मैं थोड़ा आपको फंडा क्लियर कर देता हूँ। आपका मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से। मैं रैंडम शिफ्ट उठा के आपको थोड़ा सा एनालिसिस करा के दिखा देता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। सो लेट अस टेक स्टार्टिंग की शिफ्ट ले लेते हैं कोई, ठीक है। लेट अस अज्यूम की, ठीक है, ये वाली शिफ्ट खुल गई। तो ये तो पता होगा आपको क्वालिफाइंग है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हम लोग, डायरेक्टली जाते हैं जीएस वाले सेक्शन पे। कैसे आपको ना समझना है कि ना, ये 60 लाख लोग अपेयर फॉर्म फिल कर रहे हैं, 30 लाख लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, और 10,000 का सिलेक्शन हो रहा है। ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? क्यों ऐसा हो रहा है? जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेटर है, टीसीएस है, कोई भी आ जाए, एडिक्विटी कोई भी आ जाए, कोई भी पेपर सेटर आ जाए, लेट इट बी एनीवन, दिस होल वर्ल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो जो पूल ऑफ कैंडिडेट है, जो बैठने वाले बंदे हैं ना, वो तो सेम है ना। जो बुक्स हैं वो लूसेंट है। वो कोई मार्क्स की किताब या नासा से बुक लेके थोड़ी आएगा। बस छोटी बात अगर आप समझ गए ना कि पूल ऑफ कैंडिडेट और जो बुक्स हैं वो सेम है, तो आपको यूट्यूब पर इन फालतू लोगों की जो राह चलते वीडियो बनाते रहते हैं, इनकी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पागल है और कुछ नहीं है। यूट्यूब पर आज गार्बेज ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। बट एनीवेज, इफ यू आर ऑन दिस वीडियो, आप मेरे चैनल पर आए हो, मेरी बात सुन पा रहे हो, मैं बहुत सालों से हूँ यूट्यूब के ऊपर। और जैसे जैसे यूट्यूब का ना लेवल गिरता जा रहा है, तो मेरा मेरा भी मन नहीं करता इसमें एक्टिव रहने का। बिकॉज सच में अच्छा कंटेंट अब इसमें कुछ बचा नहीं। अच्छे टीचर्स भी मोस्टली है नहीं, वो सब लोग बिक चुके हैं। एनीवेज, जनरल अवेयरनेस, ये सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन तय करता है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना लास्ट तक, ठीक है, आपका ही भला होगा। वरना फिजूल में, मतलब जो लोग नए हैं, जो जो पुराने लोग हैं वो तो सुनते हैं मेरी बात। जो नया कैंडिडेट है ना, वो थोड़ी देर वीडियो देखेगा फिर भाग जाएगा। उस जगह यार बोरिंग काम है, पेपर सॉल्व है, तो मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ चटपटा मसाला चाहिए। तो उस मसाले के लिए आप कहीं और चले जाओ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2024 में क्या हुआ था कि इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, वो आसान आया था और जीएस का सेक्शन टफ आया था। ये कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करा मैंने। आप भी जब पेपर दे रहे होते हैं ना एग्जाम हॉल में, और आप इंग्लिश का पेपर देखते हैं, आप समझ जाते हैं यार पेपर आसान है इंग्लिश का, तो जीएस का पेपर टफ है, आपको एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, जब भी ऐसा होता है ना, कोई एक सेक्शन टफ होता है, तो कोशिश करा करो उसमें मार्क्स जो है ना वो मैक्सिमाइज करो। जैसे इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए थे, तो 23 क्वेश्चन तक अमूमन लोग ठीक कर सकते थे, और लोगों ने करे भी हैं, और आप भी कर सकते हो। तो बहुत बड़ा इसमें मतलब आपको कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है इसमें। 23 क्वेश्चन ठीक करना आराम से हो जाते, 22 भी हो जाते, चलो 22 ही मान लेते हैं, ठीक है। इतना आप आराम से ठीक कर लेते। और जब जब भी कभी ऐसे जीएस टफ आ जाए ना, तो कोशिश ये करा करो कि ना जो जो बेसिक क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो लूसेंट से आए हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है ना, इनको ठीक कर लो। 12-13 क्वेश्चन भी ठीक कर लोगे ना, घबराना मत। ये मत सोचना कि 12-13 में सिलेक्शन कैसे होगा मेरा। इस बार देख लो चमत्कार हो गया। कितनी कम कट ऑफ गई, 118 शायद गई लगभग। लास्ट ईयर तो 130 थी मिनिमम कट ऑफ, फिर उससे पहले 124 या 126 थी, ऐसी थी ना, 126 थी शायद कर्नाटका की, ठीक है। 125 126 थी हाँ 2022 में। ये 22 ही कट ऑफ है, ये 23 ही कट ऑफ है, ये 24 ही कट ऑफ है। समझ रहे हो? तो कभी ये मत सोचना एग्जाम हॉल में कि इतने कम ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने बताया ना, वो पूल ऑफ कैंडिडेट, बैठने वाले लोग हैं, और वो जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो सेम है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा फटाफट, मैं पेपर को सॉल्व नहीं करूंगा, वो ऐसे ही बता रहा हूँ, आंसर तो देखो टिक हो ही रखे हैं यहाँ पर। द टैक्स रेट जो है वो बढ़ता है, टैक्सेबल बेस बढ़ता है, तो इस टाइप की टैक्सेशन को क्या कहते हैं? टिपिकल सवाल है, बहुत ही टफ सवाल है, ठीक है, इसको आप कर नहीं पाओगे। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इसको जनरली सिविल सर्विस की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वही लोग उसको टैकल कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है ना कि आप टैक्स रेट घटा दोगे तो टैक्सेबल टैक्स देने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो वो रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि रिच को टैक्स करो पुअर को टैक्स मत करो, तो ये कठिन सवाल है, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो मामलुक डायनेस्टी ने ये ने मॉस्क्यू बनाया था, कुव्वातुल असलाम, ये लूसेंट में दिया हुआ है, आसान सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको तो कर ही लोगे, प्लस डाल देता हूँ, फटाफट करता हूँ मैं। ये विनोद मंकारा वाली डॉक्यूमेंट्री मुझे नहीं पता, हटाओ उसको, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं खर्च करना। देखो आपका कैसा मनोबल तोड़ने के लिए एग्जाम बनाया गया है, पहला सवाल टफ, दूसरा आसान, तीसरा टफ, बस यही गेम है इसमें, यही 30 लाख लोग छट जाते हैं, 10,000 बचते हैं। और भाई कोई रीजनिंग मैथ पे तो मेरिट बन नहीं रही है, समझ रहे हो, ये पूरा माइंड गेम है, एमटीएस इज टोटली माइंड गेम है, नथिंग एल्स, इट्स अ टोटली साइकी का गेम है पूरा। नेशनल वाटरवे नंबर 4, हर किसी को पता है, लूसेंट में बड़ा बड़ा दिया हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब जब से कॉम्पिटिशन में आए होगे तो पढ़ ही रहे हो, गोदावरी कृष्णा पर है, ठीक है, आसान सवाल। महाराष्ट्र का नया साल गुड़ी पड़वा, आसान सवाल, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं यार, आसान सवाल है। हमको इनकरेक्ट पेयर बताना है, ठीक है, कर्नाटका मुझे नहीं पता क्या है, उड़ीसा मुझे भी नहीं पता, छत्तीसगढ़ मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश, रत्नागिरी मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है, आसान सवाल, आगे बढ़ो। देखा, बस 4 ऑप्शन पड़े, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है, ये ये खुर्दे मोड़ी, ये पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता कहाँ है। कोडरमा मैंने सुना है, कोडरमा एक डिस्ट्रिक्ट है शायद उड़ीसा में है, वो सब मैंने पढ़ा है, लेकिन उड़ीसा झारखंड में कहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है, लेकिन ये सब नाम मैंने नहीं पढ़े, बट मुझे पता रत्नागिरी नहीं है, हटा दो उसको। अगला क्वेश्चन है कि अकबर जो मुगल आर्मी से बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, ठीक है, तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? राजा मान सिंह, आसान सवाल है, ठीक है। और क्वेश्चन बस आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें महाराणा प्रताप भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इनसे लड़ा था, तो कंफ्यूज होकर गलत मत टिक कर देना, पहले पढ़ लेना पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है ये भी। माइक्रोस्कोपिक चैनल्स विच ट्रेवर्स दी सेल वॉल्स एंड प्लांट एंड समरिकल एनिमल ट्रांसमिशन, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, राइबोसोम, लेगोसोम, टफ सवाल है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, लूसेंट में कहीं दिया होगा कोने किनारे में, पता नहीं, छोड़ो, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये कि एग्जाम हॉल की सेटिंग में नहीं कर पाऊंगा। ओके, 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 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5% डिग्री, अच्छा कोई भी जो कैंडिडेट होगा ना जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी या जो मेरी बात को समझ के नहीं गया होगा, वो यहाँ तक घबरा जाएगा, इस जगह पर टूट जाएगा वो, क्यों क्यों टूटेगा? 1, 2 एंड 3, 8 में से 3 क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाया है, समझ रहे हो, और 9th क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, और वो उसको भी गलत कर देगा, और इसने गलत करा नहीं कि वो एग्जाम से बाहर हुआ नहीं, क्योंकि उसका मनोबल टूट जाएगा। मनोबल समझते हो ना, ये मनोबल जो है ना, इसकी जरूरत है इस एग्जाम में, और आपका मनोबल ही तोड़ा जाता है इस एग्जाम में। पेपर सेट करके देखो, क्वेश्चन क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अ 5% डिक्रीज इन पॉवर्टी बाय 2007, ये किसका ऑब्जेक्टिव था, किस प्लान का? अगर आपको सब छोड़ो, कॉमन सेंस लगाते हैं पहले, एलिमिनेशन, 1966 में 2007 तक की पॉवर्टी हटाने का क्यों ही कोई प्लान आएगा? 1985 में, ये 20 साल, 15-20 साल पहले, 22 साल पहले, क्यों ही सोचेगा कोई? अब इन दो में कंफ्यूजन हो सकती है, 2002 में है कि 2000, ये 1987 में, कब आया था, 10th में कि 9th में? अगर आपको छोटी बात पता हो, ये जो 5 ईयर प्लान है ना, अब तो जब से ये लेटेस्ट में एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी मोदी गवर्नमेंट जो आई है, इनसे अब ये तो क्या है ना, अब तो नीति आयोग आ गया, इससे पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान होता था, जिसकी गवर्नमेंट आती थी वो एक 5 ईयर प्लान लेके आता था। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉवर्टी को घटाना, गरीबी हटाओ या फिर शिक्षा बढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी है, ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट लेके आती है, तो ये 5 ईयर प्लान एक गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सरकार आती है जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट फोकस प्लान होते हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो कि नहीं भाई साहब 2002 में ही आएगी, तभी तो 2007 से लेकर 5 जोड़ लो, 5 साल होते हैं। 9th में आने का कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा, 1997, 10 साल पहले कोई क्यों ही क्लेम करेगा कि 5% डिक्रीज आएगा? ये टेक्निकल नॉलेज से हो सकता था, लेकिन स्टिल मैं मानूंगा कि कैंडिडेट्स को नहीं करेंगे अटेम्प्ट, तो उसको हटा ही देते हैं, छोड़ो, ज्यादा से मत्थाखोरी नहीं करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है धर्मेंद्र प्रधान तो खुद ही मिनिस्टर है, जेपी नड्डा तो फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, प्रकाश जावड़ेकर भी कोई मिनिस्टर है, शायद आईटी वाईटी के कुछ है, शायद शायद कोई है, वैष्णव जी है, कोई है, छोड़ो, ये भी नहीं है, लेकिन ये है, इनका नाम मैंने सुना, ये मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, या तो इस वाली लोकसभा में थे या तो इससे पहले वाले में थे, ये लोग तो नहीं है राज्यसभा के चेयरमैन, ये लेकिन जो है सज्जन ये होंगे, मैं इस पे ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन से ये बचा, इन्हीं पे टिक कर दूंगा मैं।
देख रहे हो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की नॉलेज नहीं चाहिए। अर्जुन सिंह ध्रुवे, अब लोग घबरा जाएंगे यार, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं, 2022 का करंट अफेयर पूछ लिया। अगर आपने इतिहास के पन्ने पलटे हों, इतिहास के पन्ने बोले तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखे हो 2022 में, 2023 में, दोनों साल में आया था। और ये पूछा गया था तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को क्या मिला, एक बार तो ये पूछा, फिर एक बार पूछा किस स्टेट से, मध्य प्रदेश से हैं लोग, मैंने अभी बता दिया, पद्मश्री मिला था। इस बार पूछ लिया किसके लिए मिला, ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो मैंने बोला ही आपको, प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना है। बस दो ही चीजें तो करके जानी है, प्रीवियस ईयर पेपर और लूसेंट। लेकिन लोग आपसे बोलेंगे ये वन शॉट लेक्चर करो, ये फलाने महान टीचर का करो, ये मशहूर टीचर है, ये वो है वो है। कुछ नहीं, आप कर लो, वीडियो से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बस इतनी छोटी बात अगर आपने मेरी समझ ली तो शायद आप कर लोगे। सिलेक्शन सिर्फ होता है खुद पन्ने पलटने से, खुद उस चीज को पढ़ने से। अगर आपने लूसेंट में कोई लाइन पढ़ी है तो उसको जाके गूगल करो कि ऐसा क्यों है। प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई नया कंसेप्ट देखा है तो उसको जाके गूगल करो कि ये क्या है भाई साहब, कौन है ये। बस इतना, इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई वन शॉट लेक्चर चाहता है कि 12 घंटे का लेक्चर देख लूँ मैं, अरे मैंने तो लेक्चर देख लिया, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। टैक्स जो भागा है ना, भागा, ये जो है महाजनपद आज के पीरियड में लगता था, एंशियंट टाइम में किस पे लगता था। अच्छा मैं आपको छोटी बात बता दूं, इसके लिए आपको भागा भागा सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको पता होगा एंशियंट इंडिया से लेकर आज तक टैक्स का जो है ना वो किस पे लगता है, हमेशा जमीन पे टैक्स लगता है। फसल पे लगान हो गया, चाहे वो चाहे वो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, भागा हो गया, एक चौथ भी लगता है महाराष्ट्र में, ये भागा भी शायद महाराष्ट्र में लगता है। सब कल्टीवेटर्स पे लगता है, जमीन पे ही लगता है सब कुछ। आसान सवाल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और लूसेंट में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी से ही हो सकता था सवाल, और कॉमन सेंस से भी हो सकता था। क्योंकि हम लोग बार बार सुनते ही रहते हैं भागा, चौथ, और एक वो 1/10 जो लगता था इंडिगो की फार्मिंग पे, 1/10 लगता था, 1/6 लगता था, कुछ ऐसे लगता था, वो जो इंडिगो हुआ था चंपारण सत्याग्रह जिसके लिए हुआ था ना। तो सारे मामले जो है वो जमीन से जुड़े होते हैं, सारे टैक्स जमीन पे ही लगते हैं। सिलेक्ट दी ऑड पेयर हमको बताना है इसमें सॉल्ट वाटर लेक का। अच्छा ये सारी सॉल्ट वाटर लेक है, इसमें ऑड पेयर कौन सा होगा, सांबर लेक है। ठीक है, कर लेंगे इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको छोटी बात पता हो कि ये सारी जो है ना, ये बैक वाटर की रिवर, ये बैक वाटर जो होता है ना, बैक वाटर की लगून से है सॉल्ट वाटर लेक जो है ना। बैक वाटर क्या होता है, ऐसे होता है देखो, ये, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे बना होगा। तो इस तरफ तो समुद्र है, इस तरफ सी है, इधर ओशियन है। अगर आपको सांबर लेक नहीं पता है, पता तो होनी चाहिए वैसे तो, ये ना ये राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर तो ये लैंड लॉक्ड है, जुड़ी हुई है जमीन के बीच में, तो इसलिए बस ये ऑड वन आउट हो गई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये भाई साहब लूसेंट में भी दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम जो आपकी किताब आती है सिविल सर्विसेज के लिए उसमें भी दिया हुआ है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल समझते हो ना। बस ये न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसमें मतलब ये था कि आठवां जो है ना वो ये जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो पूछ रहा है नाइट्रोजन किसकी शो करेगा, अरे करता होगा, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हटाओ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। उसेन बोल्ट की बायोग्राफी फास्टर देन लाइटिंग, आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस में आ चुकी है। कृष्णा राव शंकर पंडित ये किस घराना से थे, मुझे नहीं पता, हटाओ उसको। फंडामेंटल राइट जो है ये माइनॉरिटीज को देता है, अच्छा अच्छा कौन सा देता है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ठीक है, मान लो 2025 में पूछ लेगा माइनॉरिटीज को राइट देने वाला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर बता दो। आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, आसान सवाल। ईरानी कप जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन रणजी ट्रॉफी और किसके बीच में खेला गया, आई डोंट नो, बस ऐसे ही करना एग्जाम, आई डोंट नो। आगे बढ़ो। बिकॉज, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट करेक्टली दीज बेसिक क्वेश्चंस, वो गलत नहीं करने हैं आपको। जैसे कि इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ये गवर्नर किस स्टेट के अपॉइंट हुए हैं। अच्छा ये जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, डेली एनालिसिस वीडियोस, मैं तो नाम भी भूल गया, डेली एनालिसिस वीडियो, देखो आज की शिफ्ट में ये सवाल आए तो वो लोग क्या बोलेंगे कि देखो गवर्नर जो है ना ये याद कर लो, 28 स्टेट्स के याद कर लो, और जो यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी याद कर लो। पागल हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। 28 गवर्नर आप याद करने बैठोगे, कॉमन सेंस लगाओ यार, 10 याद करने बोलूंगा आपको दिमाग चकरा जाएगा, 28 याद करने हैं आपको। अगर आप ये याद करने जाओगे ना तो ये वाले क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आया है ये गलत कर दोगे। ये तो वही कहावत हो जाएगी कि ये बोलेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। इन लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं, खुद भी उलझे रहेंगे, आपको भी उलझा देंगे, यूट्यूब पर पेज व्यूज लेंगे, ये सब लेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना। एक ये क्वेश्चन आ गया, विच एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में एग्जीक्यूटिव सिस्टम कौन सा चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड से, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपको लगेगा यार प्रेसिडेंट तो ही तो एग्जीक्यूटिव होता है ना,
प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव होता है, वही तो अपॉइंट करता है सारे, मतलब जो भी काम होता है इस प्रेसिडेंट के स्टैम्प से ही तो होता है ना भारत में। लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया यहाँ पर सिस्टम पूछा गया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलता है वो वाला क्वेश्चन है ये। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है जैसे ब्रिटेन में चलता है, समझ गए। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं। जो भारत का एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसमें कौन कौन होता है। आपको लगेगा केवल प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के वो लोग, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 5 लोग मिलकर बनाते हैं एग्जीक्यूटिव को। ध्यान रखना इस बात का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, नहीं प्रोटीन होता है भैया। हो गया। कौन सा स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 लोगों से ज्यादा है। केरला नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में मैं कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर मैंने 4 देखा कि बिहार एंड वेस्ट बंगाल। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। विच स्टेट सेकंड पोजीशन किसकी आई है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ये एमटेस का बच्चा नहीं कर पाएगा, सीजल वाले लोग उसको कर सकते हैं। बिकॉज वाई, बिकॉज सीजल की मेंस में ना ये खेलो इंडिया से गेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो लोग टॉप 1 2 3 स्टेट याद करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा करके जाना चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं। टॉप सेकंड पूछा गया ना, आता नहीं खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए, मोटो क्या था और उसका इंसिग्निया क्या था, और टॉप 3 लोग कौन थे, मेडल कौन लाया, टॉप 3 कौन से स्टेट लाए, तो वही वाली बात। होम रूल मूवमेंट अनी बेसेंट लाए, और एक लोकमान्य तिलक का भी था। तो हमसे पूछा गया मद्रास वाला, तो अनी बेसेंट है। 2 बने थे ना होम रूल मूवमेंट, तो याद रखना। ठीक है, वो शायद तिलक साहब का महाराष्ट्र में था और इनका मद्रास में था, अनी बेसेंट का। 25 क्वेश्चन हो गए, जरा एक बार ना फटाफट से काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक वो लगे कि यार हाँ पेपर हो सकता है। तो एक, अच्छा मैं एक छोटी चीज और करूंगा, जितने पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे ना उनको तो मैं पॉजिटिव मानूंगा, और जो मैंने छोड़े ना उनको मानूंगा कि नेगेटिव हो गए, वो सारे गलत हो गए। फिर देखते हैं रॉ स्कोर कितना आता है हमारा। 1 2, अच्छा इसको नहीं काउंट करना, सॉरी। 1 2 3 4, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 5, छोड़ो 6, इसको भी छोड़ो, 7 8 9 10, ये जोड़ेंगे 9 10, 11, इसको छोड़ देते हैं 11, इसको भी छोड़ देते हैं 12, 13 14 15 एंड 16। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम अजीब सा केस एक ले रहे हैं, एक बहुत ही अजीब सा केस कि ना 16 ठीक हुए हैं और 9 गलत हुए हैं। अजीब सा केस है, क्योंकि 9 के 9 आप अटेम्प्ट थोड़ी करोगे, 2 4 5 छोड़ोगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ वर्स्ट ऑफ द केस, बुरे से बुरा केस मान के चलते हैं कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 9 नंबर कटेंगे, और हमको यहाँ पर 6 3 18 हाथ लगा, 1 और 4 48, इतने तो होंगे ना। तो यानी कि हमारा 39 का यहाँ पर स्कोर बनेगा। यस, शायद मेरी मैथ ठीक ही करी हो मैंने, हाँ सही करी। तो 39 नंबर इसमें और 66 का स्कोर यहाँ पर, तो ये हो गया 105 नंबर का रॉ स्कोर। 105 का रॉ स्कोर, 66 ये इंग्लिश के जोड़े मैंने, तो 105 का रॉ स्कोर जब आएगा 10, ये इससे ज्यादा ही आएगा। ये तो मैंने वैसे बुरी कैलकुलेशन करी बहुत ज्यादा, क्योंकि 9 के 9 थोड़ी गलत कर दोगे, 1 2 तो तुक्का ही मारोगे, शायद एक आध ठीक हो जाए, नहीं भी ठीक होंगे तो 2 3 क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही, इधर 7 होगा, 9 की जगह 6 भी हो सकता है, क्योंकि 4 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं टफ पेपर में। ठीक है, तो 105 से 110 के बीच में आपका स्कोर रहेगा, जो कि डिसेंट स्कोर है फॉर सिलेक्शन। आई होप आप मेरा जो मैसेज था ना वो समझ गए होंगे। देखो इंग्लिश पेपर कितना इजी है। ग्रेशियस का मतलब पूछ रहा है, ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, दयालु शायद। ग्रेशियस मतलब दया करने वाला है, अच्छे से बिहेव करने वाला। रूड, एस्पेक्ट की स्पेलिंग पूछे, आसान क्वेश्चन रहता है इसको, छोड़ो उसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं। कहने का मतलब जीएस का था कि कितना पेपर टफ है, क्या नहीं है, आपके मन में क्या बनाया जाता है, कैसे पेपर होता है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो शायद आप मेरे से रिलेट कर पाओगे, और आने वाले दिनों में मेरे से जो आगे वीडियोस आएंगी इनको भी ध्यान से समझोगे, सुनोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे पेपर को करना है अटेम्प्ट, बस ये समझने की जरूरत है। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, कोई इसमें बहुत चमत्कारी काम नहीं करा मैंने बस के पेपर को अटेम्प्ट करा है एक तरीके से। बस इसी तरीके से एग्जाम हॉल में आपको करना है उन 45 मिनटों में, और जॉब आप ले जाओगे। जिसके आपको क्या लगता है जिसके 105 रॉ स्कोर आया होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, माना कि होम स्टेट में नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है कोई सदर्न स्टेट में मिल गई या नॉर्थ ईस्ट में, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, आपको मिलेंगे 30 32 हजार रुपए।
सो ठीक, एक्सेप्ट मैं पैसे इसलिए बोलता हूँ ना बार बार तक कि पैसे का ही मामला है पूरा, ठीक है, ये पूरा पैसों का ही गेम है। एनीवेज, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। आने वाले दिनों में मैं टेलीग्राम का चैनल का जो वादा किया था मैंने, ये बात मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे सच में फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में मैं टेलीग्राम चैनल का जो मैंने आपसे वादा करा था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेरा मतलब बिजी और टाइट शेड्यूल रहता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप को मैं जल्दी बना दूँ और उसमें आपको जोड़ भी लूंगा और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सब लोग उसमें जुड़ भी जाना। उसमें एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि उसमें मैं आपको डेली टारगेट्स, जो भी लोग पेड ग्रुप वगैरह में क्या क्या चला रहे हैं फालतू का, उसमें कुछ टारगेट में दे दूंगा। उन टारगेट में मैं आपको ना कंटेंट डायरेक्ट स्कैन करके दे दूंगा। होगा वो लूसेंट का ही या प्रीवियस पेपर का ही, या फिर जो मुझे अपना एनालिसिस दिखेगा। जैसे मुझे कोई एनालिसिस दिखा, मैंने तुरंत आपको बता दिया कि देखो ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। जो एलिमिनेशन की ट्रिक होती है ना, कि सब मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, ऐसे भी कर लेना, ऐसे भी सोचो, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में सोचोगे ना, फिर ऐसा क्वेश्चन कभी दोबारा आपके जीवन में आएगा तो आप उसको ठीक कर लोगे। ठीक है, तो ये जब टेलीग्राम ग्रुप में सब खेल तमाशा करते रहेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और टेलीग्राम मुझे वैसे पसंद तो है नहीं, लेकिन मैसेज कन्वे करने के लिए, तुरंत मैसेज कन्वे करने के लिए ठीक होता है, वरना मुझे तो बहुत बेकार ऐप लगता है, सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन कोई तरीका भी नहीं है। बेकार इसलिए लगता है ना कि यहाँ पे ना पीडीएफ बहुत ज्यादा शेयर होती है, इतनी ज्यादा पीडीएफ भरी है बच्चों के पास कि बच्चे परेशान होंगे, पता ही नहीं पढ़ना क्या। ठीक है, और मैंने अपने जीवन में शायद बहुत थोड़ी बुक्स, बहुत थोड़ी पीडीएफ से ही गुजारा करा है, उन्हीं से जीवन में बेहतर करा है। आप भी बेहतर कर सकते हो अगर लिमिटेड चीजों को पढ़ोगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। तब तक के लिए गुड बाय। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।